अमित खमरिया के ऊपर दर्ज हुआ एक और मामला। पीड़ित ने आज एसपी पहुंचकर लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि अमित खमरिया ने कुछ वर्ष पूर्व पीड़ित यदुवंश मिश्रा से 25 लाख रुपए लिए थे। अमित खमरिया ने कहा था कि मैं पैसे दुगने कर दूंगा और पैसे लेने के बाद उससे गनमैन और उसके अन्य साथी पीड़िता को धमकाते रहे कि अगर पैसा मांगोगे तो हम गोली मार देंगे। पीड़िता ने डर के कारण कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अब जबकि अमित खमरिया पुलिस की गिरफ्त में है तो पीड़ित ने एक एफआईआर दर्ज कराते हुए एक मांग की है कि उसे अन्य जो साथी है उन पर भी एक एफआईआर दर्ज की जाए और उनके 25 लाख रुपए उनके वापस किए जाए। बताएं क्या शिकायत लेके आए हैं? हम एसपी ऑफिस आया हूँ क्योंकि अमित खमरिया द्वारा हमसे 25 लाख रुपए ने ले लिया। लेने के बाद उसकी एफआईआर हमने किया हूँ थाना कोतवाली में, लेकिन कुछ लोगों का नाम छूट गया जो लोगों ने हमेशा ये और पैसा मांगते थे और धमकाते थे कि पैसा मांगोगे तो गोली मार देंगे, जबरदस्ती की धमकी देते थे। दो तीन तीन आदमी आते थे राइफल लेके और डर के मारे हमने 4-5 साल हो गया वो फरारी बना और हमारा पैसा नहीं मिला। हमने बच्ची के लिए शादी के लिए अपना डायमंड का पैसा जमा किया था और वो पैसा हमसे धीरे धीरे करके 10-15 करके 25 लाख रुपए ले लिया। लेने के बाद उन्हें देने का नहीं और हमको डरवाता था, धमकाता था। क्यों लिए थे पैसे आपसे? वो बोलता था कि हमसे दुगुना कर देंगे पैसा लेके, आपको दुगुना पैसा 6 महीने हम दे देंगे। और 6 महीने से वो जब से लिया तब से मिलना बंद कर दिया। मिलता रहा, हाँ देंगे देंगे देंगे, यही तरीके से खाता था। कौन लोग धमकाने आए थे आपसे? अमित द्विवेदी थे और उनके एक और साथी जो गनमैन था, दोनों राइफल लेके चलते थे। क्यों धमकाते थे? क्या बोला जाता था आपसे? वो बोलते थे कि हम राइफल लिया हूँ, ज्यादा पैसा मांगोगे या वहाँ करोगे तो हम गोली मार देंगे, धमकी देते थे। क्या कोई बरागी करके भी था क्या? हाँ 2 आदमी थे, एक द्विवेदी था एक रागी करके था, 2 आदमी थे दोनों। हाँ अभिषेक बैरागी है, अमित द्विवेदी है, एक गनमैन है। उनके साथ में और लोग रहते थे, गनमैन लोग राइफल लेके चलते थे। वो लोग धमकाते थे और घर के अंदर घुस जाते थे, डरावाते थे कि पैसे के लेन देन करोगे मांगोगे तो हम गोली मार देंगे और पैसा पर गिनते हो। तो 25 लाख रुपए हमारा उनके पास है और वो हम डर के मारे हमने रिपोर्ट नहीं कर पाते थे, डरते थे। तो आपकी बेटी की शादी की पैसा हाँ पैसा हमने जो हमारा पैसा था, हमने हमारे डायमंड की हमारी नौकरी का पैसा था, तो वो पैसा हमारा जुड़ा हुआ था शादी के लिए। नाम आपका? यदुवंश मिश्रा। उनके ऊपर भी कार्रवाई चाहते जो अमित द्विवेदी के साथ में और इस बैरागी के साथ में जो लोग और लोग रहते हैं गन, उनके बंदूकधारी लोग ना, उन पर भी कार्रवाई की जाए। कुख्यात बदमाश और हत्या के आरोपी अमन चक्रवर्ती की गढ़ा पुलिस ने निकाली हेकड़ी। अमन चक्रवर्ती और उसके गुर्गों को पकड़कर पुलिस ने निकाला जुलूस। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके के शक्तिनगर चौपाटी में खून खराबा कर चाइनीज का ठेला लगाने वाले दुकानदार को मौत के घाट उतारने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। गढ़ा पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुख्यात बदमाश अमन चक्रवर्ती और उसके साथी आकाश रजक को गिरफ्तार करने के साथ ही उनकी हेकड़ी भी निकाल दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला। पुलिस द्वारा निकाले गए इस जुलूस के दौरान दोनों ही कुख्यात आरोपी अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। दरअसल 7 दिसंबर की रात सेठी नगर इलाके का रहने वाला शातिर बदमाश अमन चक्रवर्ती अपने साथी आकाश रजक, नंदू उर्फ सागर तिवारी, रोहित झारिया, ताशु यादव और 3 अन्य नाबालिग किशोर के साथ शक्तिनगर चौपाटी पहुंचा था। यहां पहुंचकर उन्होंने मोनू चक्रवर्ती के चाइनीज ठेले पर विवाद करना शुरू कर दिया और बाद में जब बिगड़ी तो जब चाकू निकालकर मोनू चक्रवर्ती पर कई बार वार किया। जो 7/12/2025 की रात में 8:30-9 बजे के लगभग गोरखपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के रहने वाले मोनू चक्रवर्ती के लड़के नितिन चक्रवर्ती के द्वारा थाना उपस्थित आकर ये रिपोर्ट लेकर आई गई कि कुछ दिनों से जो है इनके पिता मोनू चक्रवर्ती का विवाद गोरखपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले अमन चक्रवर्ती और रोहित झारिया के साथ चल रहा था। अमन चक्रवर्ती, रोहित झारिया और एक अन्य विधि विरुद्ध बालक होना जिसकी जानकारी लगी है, ये तीनों 7/12/2025 की रात को करीब 8:15 के लगभग मोनू चक्रवर्ती की चाउमीन की दुकान पर पहुंचते हैं। उसके साथ किसी बात को लेकर विवाद करते हैं और जब नितिन चक्रवर्ती इनको गाली गलौज करने से, पिता से वो विवाद करने से मना करता है, तो ये उस नितिन चक्रवर्ती के साथ भी धक्का मुक्की करने लगते हैं। जब मोनू चक्रवर्ती अपने लड़के को बचाने के लिए इनको हटाने का प्रयास करता है, डंडे से भगाने का प्रयास करता है, तो अमन चक्रवर्ती के द्वारा मोनू चक्रवर्ती को लगातार सीने में 3-4 बार चाकू मारा जाता है। दोनों इनके जो मृतक है मोनू चक्रवर्ती, उनके लड़कों द्वारा इसको जब मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर मोनू चक्रवर्ती मृतक के पुत्र नितिन चक्रवर्ती के द्वारा थाना गढ़ा में
रिपोर्ट दर्ज करने पे थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 706/25 ये नामजद अमन चक्रवर्ती, रोहित झारिया और एक विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ दर्ज करके इसको धारा 103(1) 296 3(5) BNS में कायम कर विवेचना में लिया गया। इसमें प्रारंभिक तौर पर ये तथ्य भी सामने आया कि रोहित झारिया भी जो है घायल स्थिति में मेडिकल कॉलेज जबलपुर पहुंचा था और यह उसके द्वारा बताया जा रहा था कि इस घटना के पश्चात भागते समय जो है वीरू जो मृतक का लड़का है और नितिन इनके द्वारा उसके साथ चाकू मार के उसके घायल किया गया। लेकिन जब सूक्ष्मता से इस बात की जांच की तो ये पाया गया कि रोहित झारिया को मृतक के दोनों लड़कों के द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई थी। जिस स्थान पर रोहित झारिया इनके द्वारा मारना जाना बता रहा था उस स्थान पर वे पाई नहीं गए। जब रोहित झारिया से इस संबंध में सूक्ष्मता से पूछताछ की गई तो उसने फिर बताया कि जब ये लोग 3 लोग अमन चक्रवर्ती, एक नाबालिग विधि विरुद्ध बालक और रोहित झारिया एक मोटरसाइकिल से घटना के बाद भागे और दूसरी मोटरसाइकिल से 2 विधि विरुद्ध बालक और आकाश रजक ये उनके पीछे भागे। तो थाना गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक जगतपाल की कुलिया के पास कोई सुनसान रास्ता है, वहाँ पर जाकर जो है विधि विरुद्ध बालक और अमन चक्रवर्ती के द्वारा ही चाकू मार के रोहित झारिया को घायल किया गया और उसे ये बोला गया है कि तुम जो गढ़ा थाना जाकर काउंटर कायमी करवा दो मोनू चक्रवर्ती के दोनों लड़कों के खिलाफ और मोनू चक्रवर्ती के खिलाफ, ताकि जो है हम इसमें समझौता करा सके न्यायालय में। ये इस बात को दर्शाता है कि ये अपराधी जो है कितने ज़्यादा घटना करने के बाद भी कितना शातिर दिमाग रखते हैं और इस प्रकार की कायमी करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस जांच का परिणाम ये निकला कि जो मृतक पक्ष के दोनों बालकों के विरुद्ध एक गलत कायमी कराने का प्रयास किया जा रहा था, वो प्रयास उनका विफल हुआ और गोरखपुर थाने में अमन चक्रवर्ती और उस विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध एक अन्य अपराध दर्ज किया गया। रोहित झारिया के कथन अनुसार इसमें 61(2) धारा का इजाफा किया गया BNS की और 3 और एक अन्य आरोपी जो है नंदू उर्फ सागर तिवारी, जिसके कहने पर जिसके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचने पर ये पूरी घटना कारित की गई, इनको इस मामले में आरोपित बनाया गया। अभी तक हमारे द्वारा अमन चक्रवर्ती को आज रात में इसको जो है अरेस्ट किया गया है और इसके कब्जे से घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और घटना में प्रयोग किया गया चाकू जो इसने मोनू चक्रवर्ती मृतक को मारकर उसकी मृत्यु कारित किया था, इसकी जब्ती की गई है। इसके अलावा हमारे द्वारा रोहित झारिया को पूर्व में ही इस मामले में अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 2 और अन्य विधि विरुद्ध बालक और आकाश रजक जो इस घटना में शामिल रहा है, इनकी आज अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग किए जाने के पश्चात इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विधि विरुद्ध बालकों के विरुद्ध जो है बाल सुधार गृह में रखने का आदेश हुआ है और न्यायालय आदेश से रोहित झारिया पूर्व से और अमन चक्रवर्ती आकाश रजक इनको जेल दाखिल कराया गया है। इस मामले में अभी भी एक विधि विरुद्ध बालक और नंदू उर्फ सागर तिवारी की तलाश जारी है और हमें पूरी उम्मीद है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। अभी कितने आरोपी हिरासत से जेल भेजे गए? कुल इसमें अभी तक जो है रोहित झारिया और अमन चक्रवर्ती और आकाश रजक, इस प्रकार से ये 3 जो हैं आरोपी इस मामले में, इनको जेल निरुद्ध किया गया है और 2 विधि विरुद्ध बालक जो है माननीय किशोर न्यायालय के आदेश से ये बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। इस प्रकार कुछ 5 आरोपित को इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई में गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपित अभी भी इस मामले में फरार हैं, जिसमें एक बालिग है और एक जो है विधि विरुद्ध बालक है। अमन चक्रवर्ती ये आदतन कुख्यात बदमाश के नाम से प्रसिद्ध है और इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? अमन चक्रवर्ती थाना गोरखपुर का सेठी नगर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध गढ़ा और गोरखपुर में अनेक अपराध दर्ज हैं। पूर्व में इसके थाना गढ़ा में भी जो है एक 119(1) का मामला दर्ज हुआ था, उसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा में भी इसे अरेस्ट किया गया था और गोरखपुर क्षेत्र में भी इसके विरुद्ध अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। समय समय पर इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है, परंतु इसकी आपराधिक प्रवृत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी आती इसमें नहीं दिखी है। अभी इसमें और कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जा रहा है इसमें, और इसमें सुधार हो, इसकी प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति ठीक हो जाए, ऐसी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
परियट शराब दुकान पर शासन प्रशासन की कार्रवाई। शराब दुकान को सील करने पहुंची प्रशासन की टीम। जबलपुर के परियट में स्थित शराब दुकान लगातार 3 वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया राशि को लेकर के आज शासन प्रशासन के द्वारा सील करने के उद्देश्य से पहुंचे प्रशासन की टीम। देखते ही शराब दुकान में हड़कंपी मच गया। आसपास पहले गंदगी को देखते हुए मौके पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही गंदगी और अव्यवस्थाओं को लेकर साथ ही चलनी भी कार्रवाई की गई एवं अवैध अहाता भी बंद कराया गया। सर आज यहाँ शराब दुकान पर कुछ कार्रवाई चल रही, क्या कैसा है? आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार जिस भी प्रॉपर्टी का टैक्स बकाया है उसको हम वसूलने आए हैं और इसका 3 साल से इस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं चुकता है और इस शराब दुकान के आसपास बहुत अत्यधिक गंदगी है। बाजू में शराब दुकान के अहाता चलाया जा रहा है, नागरिकों को असुविधा हो रही है। नागरिक निकल रहे हैं रोड में, दारू पी रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं, इसलिए इस दुकान में आज कार्रवाई की जा रही है। तो ये कार्रवाई यही बस है कि अभी और आगे पूरे शहर में कर रहे हैं। हमारे पास चालान की रसीदें हैं। कल 4 दुकानों का किया है चालान। धर्मेंद्र राज AHO। जबलपुर के नागरिकों को गुप्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा बिजली विभाग की मनमानी और गुपचुप तरीके से बिजली की दरों को बढ़ाने की जानकारी मिलने के बाद प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और विद्युत नियामक आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आगे उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच से डॉक्टर PG नाच पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों कोयले की दामों में काफी कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से बिजली उत्पादन की दरों में कमी आनी चाहिए थी और बिजली के दामों में भी कमी होनी चाहिए थी। लेकिन उसके विपरीत विद्युत मंडल द्वारा विद्युत की धारों को बढ़ाने के लिए विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 9 दिसंबर को तो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत विभाग द्वारा इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग द्वारा सावंत करते हुए गुपचुप तरीके से विद्युत धारा को बढ़ाने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका वे भरसक बहुत करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि विद्युत की धाराओं में किसी भी तरीके से वृद्धि ना की जाए। बिजली कंपनियों ने बिजली के रेट बढ़ाने की याचिका मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने रख दी है और इसकी सुनवाई जो है 9 तारीख को हो भी गई है, लेकिन इस याचिका को अभी तक उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। हमारा आरोप है कि आप ये जनता को अंधेरे में रखकर क्या आप बिजली के रेट बढ़ाने वाले हो क्या? इस धोखाधड़ी के खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिजली के उत्पादन के लिए कोयला जो लगता है, उस कोयले का रेट, उसका जो कंपनसेशन सेस एकदम से कम कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि बिजली उत्पादन की लागत कम हो गई, बिजली सस्ती हो गई है। जब बिजली सस्ती हो गई है तो आपने बिजली के रेट बढ़ाने की बात क्यों की? ये धोखाधड़ी है। मिस्टर तोमर जो है ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जैसे जैसे बिजली के दाम हम कम करने की बात क्यों करेंगे, क्योंकि कोयले के रेट कम कर हो रहे, लेकिन इस उनके वादे का कोई असर नहीं हुआ है। ये वादा खिलाफी हुई और इसी के खिलाफ आज हम लोगों ने एक ज्ञापन जो है भेजा है मध्य प्रदेश सरकार को और नियामक आयोग को और साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसको तुरंत विद्युत नियामक आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को आप पहुंचे ताकि जनता का भी लाभ हो। ठाकुर मेडिकल एंड पॉलीक्लिनिक बिना पंजीयन हो रहा था संचालित। प्रशासन की संयुक्त टीम ने सील करने की कार्रवाई। जबलपुर के कटंगी बाईपास स्थित चुंगी नाका क्षेत्र में बिना पंजीयन संचालित ठाकुर मेडिकल एवं पॉलीक्लिनिक को प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुरुवार को सील कर दिया। औचक निरीक्षण के दौरान तहसीलदार नीलू बागरी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ध्रुव मिश्रा और औषधि निरीक्षक देवेंद्र जैन की टीम खुलवाकर दस्तावेजों की जांच की गई। संचालक ने स्वयं की डिग्री सिंह ठाकुर की मौजूदगी में क्लिनिक पहुंची। संचालक संतोष BMS बताई, लेकिन क्लिनिक संचालक के लिए अनिवार्य पंजीयन उपलब्ध नहीं कराया, जिसके बाद टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया। सर कोई ठाकुर क्लिनिक पर कल कोई कार्रवाई की गई है, कैसा क्या है पूरा मामला? जी, एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ठाकुर पॉलीक्लिनिक एंड मेडिकल स्टोर ऐसे नाम से कोई संस्था चल रही है ITI के पास, तो उसमें कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है और वहाँ हर तरह का इलाज हो रहा है। तो हमारी टीम वहाँ गई थी, हमारे जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के इंचार्ज हैं उन्होंने भ्रमण किया था वहाँ। तो वो ये पाया कि वहाँ किसी की ड्रेसिंग की जा रही थी और जो व्यक्ति ड्रेसिंग कर रहे थे कोई ठाकुर थे, उनके पास कोई भी वैध डिग्री डिप्लोमा नहीं था।
और चूंकि ड्रेसिंग हो रही है तो वहाँ फिर प्रदूषण मंडल का एनओसी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपशिष्ट जो जैव अपशिष्ट है उसका निष्पादन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी भी नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी कमी थी वहाँ पे। तो उनकी क्लिनिक को फिर सील करने के लिए हम लोगों ने, जो सक्षम अधिकारी हैं एसडीएम साहब, उनको पत्र लिखा था और कल एसडीएम साहब ने वो क्लिनिक सील भी कर दी। सर, इसमें ये किसके नाम से चल रहा था क्लिनिक और लगभग कब से चल रहा था? क्या इस पे एफआईआर या और भी कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी? अब कब से चल रहा था ये तो वो भी नहीं बता पाए जो चला रहे थे, लेकिन ठाकुर पॉली क्लिनिक एवं मेडिकल स्टोर इस नाम से वो चलाया जा रहा था। वहाँ एक दो जो क्वालिफाइड डॉक्टर की फ़ोटो भी लगी थी, लेकिन जो व्यक्ति संचालित कर रहा है वो क्लिनिक का पंजीकरण भी नहीं था, जो सबसे ज़रूरी है, और प्रदूषण मंडल का एनओसी सबसे ज़रूरी होता है। सर, लगभग कितने समय के लिए सील किया? ये तो अब सील हो गया। यदि वो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कार्यवाही करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो ये देखा जाएगा कि नियमानुसार जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्लिनिक खोलने के लिए, वो यदि उपलब्ध होंगी तो ही उन्हें फिर क्लिनिक चलाने की अनुमति होगी। पत्नी एक युवक के साथ बाइक पर बैठ गई तो पति इतना नाराज हुआ कि उसने पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इंदरगंज थाना इलाके में हुए रेणु हत्याकांड में यही खौफनाक कहानी सामने आई है। खटिक मोहल्ला में रहने वाले 50 साल के धर्मेंद्र मौर्य ने उसकी पत्नी रेणु के कपड़े धोने वाली मोगरी से पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी पति धर्मेंद्र भाग निकला था। इंदरगंज पुलिस ने 44 साल की रेणु की हत्या के बाद पति धर्मेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी पति धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया तो इस मर्डर के पीछे चरित्र शंका की कहानी सामने आई है। धर्मेंद्र और रेणु की करीब 25 साल पहले शादी हुई थी। शादी के इतने साल गुजरने के बावजूद पति धर्मेंद्र मौर्य अपनी पत्नी रेणु के चरित्र पर शंका करता था। इसी बात को लेकर उनके घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। बुधवार को रेणु अपने परिचित के साथ बाइक पर बैठ गई थी, तब धर्मेंद्र ने देखा तो वो झगड़ने लगा। रात में विवाद बढ़ा तो धर्मेंद्र ने रेणु को मोगरी से पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इंदरगंज ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को कस्टडी में लिया है। पारिवारिक कलह और पारिवारिक शंका संदेह कारण घटना हुई थी, उसमें तत्काल कार्रवाई की गई।